नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन सिंह। आनंद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा की तरह जब मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मैंने कुछ प्रश्न सोचे थे, लेकिन इतनी तेज गति से आजकल राजनीति चल रही है कि आप एक चीज करो तब तक दूसरी हो जाती है। खैर, मैं आज आपसे 3 विषय पर बात करना चाहता हूँ। तो ये 3 विषय पर मैं बेसिकली पहला है कि हम यूपी को लेकर के यूपी में हो क्या रहा है आनंद। ये पिछले हफ्ते वहां पर एक बिल आया था और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया। उसके बाद वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो एक सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया। तो इसका मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा कि मैं मेरी तरफ से कुछ थोड़ा सा डेटा है इसके बारे में। लेकिन काफी अजीब सा लगता है कि बीजेपी की यूपी एक फ्रंटलाइन स्टेट है और वहां पे क्या बीजेपी आपस में ही भिड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो मैं आपसे आज उस पर भी टिप्पणी चाहूंगा, वो यूपी से ही रिलेटेड है कि ये सडनली यूपी में ये होलिगिज्म क्यों, ये गुंडागर्दी क्यों शुरू हो गई है। अभी तक तो काफी काम था, पिछले 7-8 साल से योगी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं और ये पिछले कुछ एक हफ्ते से ये कुछ ऐसे केसेस होने लगे हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। और एक आध तो काफी खराब भी लगा था कि वो पानी में बाइक रोक के और वो एक महिला पर भी उन्होंने वहां पे गुंडागर्दी की। तो तीसरी बात मैं आज करूंगा, ये सडनली ये ताजमहल को शुद्ध करने की बात कहाँ से आ गई कि वहां पर गंगा जल लेके लोग पहुंच गए। तो मैं पहले प्रश्न से आनंद शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है बीजेपी का, ये जो बिल लेके आया है, आई थिंक इसको नजुल बिल या कुछ ऐसे बोल रहे हैं। मैं सिर्फ दर्शकों को यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बीजेपी की भयंकर मेजोरिटी है। 255 सीट्स हैं 403 में से, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनकी 79 सीट्स हैं 100 में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल काउंसिल में इसलिए रोक दिया गया कि वहां पर मेजोरिटी नहीं थी। बीजेपी की तो मेजोरिटी तो हर जगह ही है, और इसीलिए मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि ये बिल बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। आनंद, देखिए, 2-3 चीजें हैं अजय। ये मतलब आप जो नजूल बिल वाली बात, वक्फ के बिल की बात कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद है कि शायद वो इस बार अभी फिर से मतलब वो होके पारित भी हो जाएगा। उससे पहले जरा मैं 1-2 चीजें इसलिए कह दे रहा हूं कि वो उस नजर में देखना है। ये पावर स्ट्रगल बीजेपी का बिल्कुल साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है, और वो यूपी में ज्यादा बिना चश्मों के भी दिखाई दे रहा है, और बाकी जगह हो सकता है आपको कम ज्यादा पावर के चश्मे लगाने पड़े। ये पावर स्ट्रगल महाराष्ट्र में है, गडकरी जी का और बीजेपी की जो लीडरशिप है उसका पावर स्ट्रगल है। अगर गडकरी खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अब एक उस बजट पे वो उंगली उठा रहे हैं और पत्र लिख के उस पे अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली आज से 10-20 साल पहले अगर कुछ होता, तो अगर किसी मंत्री की कोई आपत्ति भी होती है तो किसी और एमपी से लिखवा देता। लेकिन यहाँ पे गडकरी साहब उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं विरोध में खड़ा हूं। ये आप कोई भी देख ले, राजस्थान में एक विरोध में कोई खड़ा हुआ है, हर स्टेट में कोई ना कोई विरोध में खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दृष्टिगोचर ये उत्तर प्रदेश में 2 कारण से हो रहा है। एक कारण तो बड़ा यह है कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी हार अगर पूरे देश में देखी है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है। मतलब जहां बीजेपी ने राम मंदिर के क्या क्या नहीं कराया, मतलब गोगोई जी को राज्यसभा की मेंबरी से दे के उसको मतलब उसको क्विट प्रो को, आप उसको, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं, सबको समझ में आ रहा था क्यों राज्यसभा की मेंबरी दी गई थी। ये सारा कुछ कराने के बाद, इतना भव्य स्थल के स्केल पे वो करने के बाद, अंतोगत्वा हुआ क्या? अंतोगत्वा हुआ ये कि आपके सारे उसको केवल एक व्यक्ति ने, जो हिंदू धर्म के वो हैं शंकराचार्य जी ने आके आपके हिंदुत्व की हवा निकाल दी।
उन्होंने बता दिया कि ये आपका छद्म हिंदुत्व है और आप हिंदू धर्म का केवल वोट के लिए कर रहे हैं, और आप उसका नतीजा देख रहे हैं। अवधेश मतलब वहां पे इवन अयोध्या से आप सीट हार गए। ये बात मैं केवल इस कारण से कह रहा हूं कि वो बीजेपी में अब ब्लेम गेम शुरू हो रहा है, किसके सिर पे ये कहा जाए कि ही इज रिस्पॉन्सिबल। अब एक तरफ मोदी जी तो होलीदन काऊ है, मतलब उनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। अब किसको ढूंढा जाए? अमित शाह को सबसे अच्छा ये लगता है कि किसी तरह अगर योगी जी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि इनकी वजह से हारे हैं, तो फिर अमित शाह को लगता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर का रास्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा। योगी जी को इधर ये लगता है कि मैं अपना यहाँ चला रहा हूं, इन लोगों से जितना हो सकता है करके दे रहा हूं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो टिकट अमित शाह बांटे, टिकट मोदी जी बांटे, डीएम से अमित शाह बात करें, पैसा अमित शाह दिलवाएं। बनारस में सबको पता है कि बनारस में जो पैसे बांटे गए वो इनके गुजरात के अध्यक्ष ने आके बांटे। मतलब वो लोकल आदमी पे आपका विश्वास नहीं है, लेकिन जब हार जाए तो कहें कि योगी जी ने हरा दिया। तो योगी जी भी अपने, अच्छा जो भी योगी जी, एक जैसे बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है या जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं, उसमें एक जैसे अगर आपको याद हो, आप तो माफ कीजिए, आप तो आईआईटी वाले हैं, जो ग्रेजुएशन जिसने किया है यूनिवर्सिटी में, उसमें एक जनरल सब्जेक्ट आता था, और मतलब हम लोग भी जनरल इंग्लिश का पेपर, वो सोचिए कितना फार्स है ये सब, लेकिन हम एक जनरल इंग्लिश मेन सब्जेक्ट भी है, और एक जनरल इंग्लिश का पेपर अगर आप पास होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। उसमें फ्रेंच भी था, बंगाली भी था, वही सब था। अब उसी तरह से बीजेपी में आपको बीजेपी का कोर्ट मेंबर तभी माना जाएगा जब आप राहुल गांधी को 2 गाली देंगे। ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई है। तो हर एक को गाली देनी है। अच्छा, जो ज्यादा गाली देगा वो उसकी, जैसे अगर होता है ना उसमें कि आपकी स्पेशलाइज किस चीज में है, तो वो वहां पे तो समझ में आता है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनमें अमित शाह के आंखों में आप तभी चढ़ेंगे और आप केंद्रीय नेतृत्व की बैकिंग तभी मिलेगी जब आप योगी को गाली देंगे। और वो एक पूरी लाइन है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो एक पूरी लाइन है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है, योगी जी को अपने हिंदुत्व को, जिसको कहते हैं ना, और होल्ड करके रखना है। अच्छा, हिंदुत्व जो बीजेपी प्रैक्टिस करती है वो हिंदुओं का भला नहीं है। मैं मुसलमानों को 2 डंडे लगा रहा हूं इसलिए मैं खुश हो रहा हूं, देखो क्या पिटाई हुई, मुझे मरहम नहीं मिल रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज दे आर बीइंग टारगेटेड। तो वही नजूल वाले में सारा कुछ ये है कि हिंदुओं को कोई लैंड नहीं मिलने जा रहा है। खुश इसलिए है क्योंकि उनके जो वक्फ बोर्ड है जिसको मुस्लिम कंट्रोल करते हैं, उसमें देखिए इन्होंने ठीक कर दिया दिमाग से। कोई उस जमीन को ले आके वो मतलब सिंह साहब और तिवारी जी और पांडे जी और गुप्ता जी और अग्रवाल जी को नहीं मिलने जा रही है, लेकिन खुश सब लोग बहुत है। क्या ठीक किया? तो ये हिंदू वोट बैंक की लड़ाई, और जो बीजेपी जैसा सिखाई है योगी जी को हिंदू वोट बैंक ठीक रखना है, इसलिए उनको अटैक तो मुसलमानों पे अटैक करना है। इट्स नथिंग मोर देन दैट। अजय, एक ये भी मतलब सुनने में आया है कि अनुप्रिया पटेल भी इसके खिलाफ हैं, उन्होंने भी शायद लिखा है, आई थिंक बीजेपी को लिखा है इस बारे में, और भूपेंद्र चौधरी जो शायद बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इसीलिए ये अमित शाह वर्सेस मोदी, ये दोनों बड़े करीबी माने जाते हैं अमित शाह के, तो ये अमित शाह वर्सेस योगी जी यहाँ चल रहा है, और ये योगी जी को हटा के ही दम लेंगे, कुछ ऐसा चल रहा है क्या इस समय वहाँ पॉलिटिक्स में? हाँ, बिल्कुल ऐसा चल रहा है, क्योंकि अगर अमित शाह जी और मोदी जी का बस चले तो योगी जी को जो कल बीत गया तभी हटा दिए गए होते। हिम्मत हो नहीं पा रही हटाने की, क्योंकि उनको लगता है हटाने के बाद लाएंगे किसको, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बीजेपी बिल्कुल योगी जी का सब कुछ कहने के बाद भी वो जो इनका जो कोर वोटर है उसको योगी जी एड्रेस करते हैं। तो एक तो ये, दूसरा जो आपने कहा ना कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं,
भूपेंद्र चौधरी बयान दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये बयान दे रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बीजेपी के कुछ मेंबर ने इस बात को पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मतलब मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट नजूल की जमीन पे है वक्फ, मतलब जो इलाहाबाद। देखिए ऐसा है कि ये भी समझ में आ सकता था कि अगर इंटेंशन ईमानदारी से था तो आप उसको ट्रांसपेरेंट करने के चक्कर में रहते कि भाई जैसे भूलेख है, सब कुछ डिजिटाइज हो जाए, सब कुछ उसमें आ जाए, सब लोग देख सकें कौन किसको दिया गया है। होता क्या है कि जैसे हैदराबाद में भी जरूर होगी ये बात, एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, तो बहुत से रेंट कंट्रोल के उसमें जो पुराने बहुत से लोगों के पास प्रॉपर्टी है, तो कोई 70 रुपया महीना किराया देता है, कोई 80 रुपया महीना किराया देता है, वो ना के बराबर किराया है। मतलब अगर साल का आप एक बड़े घर का आप 1000-2000 रुपया सालाना दे रहे हैं, तो आप एक तरह से फ्री रह रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे उसको बोलते हैं पगड़ी या कैपिटेशन, जो भी कह लें। अगर आप जब बेचेंगे तो वो आप बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो उसके मालिक ही नहीं है, आप तो उस पर किराएदार की हैसियत से हैं। लेकिन आप अपनी किराएदारी ही अगर छोड़ रहे हैं, तो जो दूसरा किराएदार आ रहा है वो उसे 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी 4 करोड़ 5 करोड़ देने को तैयार है, क्योंकि वर्चुअली उसका रेंट तो कुछ है नहीं। मेरी समझ में आता है कि अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करते, कहते सारी प्रॉपर्टीज को भाई आप नेट पे डालिए, सब लोगों को पता लगे, सबको ये पता लगे कि कितना रेंट आ रहा है, क्या हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, तब तो बात समझ में आती। आप उसकी जगह केवल इस पे डंडा लेके पड़ गए हैं कि नहीं ये मुसलमान, मतलब आप वक्फ बोर्ड पर से की जगह उसकी कार्य प्रणाली को सुधार करने की अगर आपकी नियत होती तो शायद बेहतर था। और ये चाहे अनुप्रिया पटेल हो या वो हो, ये केवल उनके प्रॉम्प्ट पे है। अनुप्रिया पटेल जी की दिक्कत क्या है कि उनके हस्बैंड, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, हस्बैंड कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, हस्बैंड प्रदेश में केंद्रीय मंत्री है, और ये सब लोग आके परिवारवाद की बात करते हैं। अब हो सकता है कि भाई हस्बैंड वाइफ को परिवार ना माना जाता हो कुछ जगह, मतलब आप ब्लड रिलेशन को, जैसे आप अपने लड़का या आपके पिता, यही परिवार की परिभाषा में आता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये केवल पावर स्ट्रगल, बीजेपी के अंदर का पावर स्ट्रगल है, जो कभी कभी हमें सामने सड़क पे दिखाई दे रहा है। अजय जी आनंद, अब मैं आता हूं दूसरे प्रश्न पर। आनंद, ये मैंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से ये डेटा निकाला है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2022 में जो हमारे मेट्रोज में क्राइम है उसका ये डेटा है, और आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम है। एक साल में 3,18,000 क्राइम रिपोर्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड है, बाकी सब जगह बहुत कम है। और लखनऊ अगर आप देखेंगे तो एक एवरेज क्राइम रेट जो देश का है वहीं पर वो नजर आ रहा है, 19,000 के आसपास पर ईयर। लेकिन साउथ जो कि ज्यादा शांत माना जाता है, अब बेंगलोर में अगर आप देखेंगे तो 46,000 के ऊपर है, हैदराबाद 23। तो ऐसा कुछ माना जाता है कि नॉर्थ में क्राइम रिकॉर्ड नहीं होते हैं, होते ज्यादा हैं, लेकिन वो एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होती हैं, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा क्राइम है। और बगल में अगर आप नोएडा देखें या गाजियाबाद, वहां पे क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो सडनली ये यूपी में, मेरा ऐसा मानना है और मैं वहां रहा भी हूं, कि लखनऊ इज वन ऑफ द सेफ सिटीज। मतलब आप लखनऊ के नाम से किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन आप वही नाम अगर दिल्ली का लेंगे तो सब डरते हैं, भाई 6 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकलेंगी वगैरह वगैरह। लखनऊ में कभी ऐसी बात नहीं रही थी, हम लोग पढ़े हैं वहां पे, सामने यूनिवर्सिटी होती थी। इस टाइप की गुंडागर्दी मैंने शायद पहली बार ये लखनऊ में देखी है, कि कोई महिला जा रही है, बारिश हो रही है और 1 दर्जन लड़के वहां उठ के और बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये एकदम से क्या हो गया। और लखनऊ तो एक कल्चरल शहर भी माना जाता है, एक तहजीब है लखनऊ की। तो ये सडनली ये पॉलिटिकली ये चल रहा है वहां पे कि ये कुछ करो और फिर योगी जी को तंग करो, ये हुआ क्या था लखनऊ में उस दिन आनंद? नहीं अजय, मैं जो मेरा इंप्रेशन ऑफ ऑल दिस है, हमारी पैदाइश लखनऊ की है, मेरी पढ़ाई लिखाई परवरिश लखनऊ की है, और एक लखनऊ जिसमें हम लोग बड़े हो रहे थे, वो एक लखनऊ फर्क लखनऊ था। हम सब लोग जब बाहर जाते थे, मैं जब नौकरी करने बाहर निकला 87 में,
तो सबको लगता था कि आपकी जुबान फर्क है, ये कैसे बोलते हो, उर्दू क्यों बोलते हो। अब हमने उर्दू और हिंदी का क्या फर्क है ये हम लोगों को नहीं पता था। हम जो भाषा बोलते थे वो बाहर वालों को उर्दू लगती थी, लेकिन हम तो अपनी लखनऊ की भाषा बोलते थे। हम बहुत सी, मतलब मैं छोटे इंसिडेंट तो लंबा हो जाएगा, उनको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लखनऊ की एक अपनी तहजीब और लखनऊ की डेमोग्राफी बदल रही है। और लखनऊ की डेमोग्राफी बदलने में एक बड़ा कुछ, जो ये पावर सेंटर लखनऊ हो गया है, उसमें मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं ईस्टर्न यूपी के गोरखपुर वाला जो इलाका है, मैं वहां से आता हूं। एक लखनऊ को खराब करने में हम लोगों का एक बड़ा योगदान है, बड़ा, मतलब वी आर लखनऊ में अब आपको ईस्टर्न यूपी के ये सारे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। मतलब भाई अगर आप 403 एमएलए हैं, 100 के करीब विधान परिषद हैं, तो अगर आप इन लोगों को देख लीजिए तो हर 5 साल में तो आधे हार जा रहे हैं, तो आधों को तो नया घर बनाना ही है, क्योंकि लखनऊ में जो आ गया तो फिर तो वो ही हैज अराइव्ड। जितने आईएएस पीसीएस तो छोड़ दीजिए, जितने भी अधिकारी हैं सबको लखनऊ में घर बनाना है। अब यहाँ पे एक नई ब्रीड आई है जो कंट्रैक्टर है, जो ठेकेदार साहब है। अब ठेकेदार साहब का वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन है, ये भी मैं बता दूं, वो कोई बीजेपी है या वो है, वो चाहे बसपा, बहुत दिनों से कांग्रेस की सरकार नहीं रही इसलिए कांग्रेस को आप कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भी होगी तो वही लोग हैं। बसपा, सपा और भाजपा, ये सरकारें पिछले मतलब एक साथ रही। बसपा 5 साल रही, 7 से 12, 12 से 17 सपा, 17 के बाद बीजेपी। एक ही तरह के लोग हैं, उनकी वर्दी भी निर्धारित है, आपको दूर से समझ में आ जाएंगे क्या है। सफेद पैंट, सफेद हाफ स्लीव शर्ट या कभी कभी फुल स्लीव्स। मैं एक रक्षा इतना मोटा, और उसमें जो थोड़े डिजाइनर वाले हैं वो काला वाला भी कुछ बांध लेते हैं, मतलब 2-4 काले रक्षे भी, लेकिन वो थोड़े उसकी कैटेगरी जैसे 5 स्टार और 7 स्टार का फर्क है, वो कुछ उस तरह के। फिर गले में मोटी चेन, गले में मोटी चेन एक यहाँ होना जरूरी है। आंख में वो रेबन का चश्मा पहले था, अब शायद उससे महंगे आ गए, मुझे रेबन के आगे के चश्मों का बहुत ज्ञान नहीं है, तो रेबन का वो जो गोल्ड फ्रेम वाला जिसमें हर एक वो होता है वो चश्मा या काला वो, और नीचे सफेद जूते। तो सफेद जूते वो वैसे वाले नहीं, वो एक 20-25 हजार वाले। अब ये आप बन गए। अब आप जब इनको देखते हैं तो आपको ये 3 in 1 है। ये सबसे पहले तो नेताजी जैसे आपको वो करते हैं, नेताजी भी यही है, काफी नेताजी भी इस तरह के दिखेंगे। दूसरा ये ठेकेदार साहब भी हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों में कितना अंश कौन है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट हो गए हैं तो नेता का अंश थोड़ा बढ़ गया है, इलेक्ट नहीं हुआ है तो ठेकेदार का अंश बढ़ गया है। लेकिन उसके पहले एक और अंश रहता है, वो गुंडे भी हैं। हम आपके छोटे मोटे गुंडे हैं, क्योंकि हम पीछे 1-2 लोगों को राइफल लेके चलना है, जिससे आपको लगे यार इससे कौन मुंह लगे, किनारे हट जाओ। और हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहां हम थोड़ा आतंक मचाते रहते हैं, क्योंकि वहां हम जोर जोर से कुछ गालियां देंगे, कुछ ये देंगे, जिससे अगल बगल के लोग हमारे मुंह ना लगे। तो इसको लखनऊ के इसको लाने में एक बहुत बड़ा हाथ मेरे इलाके का है। पढ़ाई लिखाई समझना हमें बहुत मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों को फिर हम कोई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और कुछ ये सब करेंगे। मॉल में हम जाएंगे और खरीदारी इतनी ज्यादा करेंगे कि हमको आपको लगेगा कि यार इतना, जैसे मुझे शुरू में लखनऊ में जो पहला मॉल लगा तो मुझे लगा था चलेगा कहाँ, लखनऊ खरीदेगा कौन। अब आप चले जाइए, भीड़ लगी हुई है। और ये वाला जो मैंने आपको परिधान बोला, इसमें कुछ 19। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, एंट्री लेवल कार जो है, जैसे एक समय एंट्री लेवल कार हम लोग जब बड़े हो रहे तो भाई पुरानी फिएट थी, हम जब नौकरी करने गए तो पुरानी फिएट या पुरानी एम्बेसडर लेके आपकी एंट्री लेवल कार होती थी नौकरी में, क्योंकि जो तनख्वाह जो आपको लोन मिलता था कंपनी से या सरकारी, उसमें और नई गाड़ी में हरदम बहुत अंतर रहता था। 30,000 की गाड़ी तो लोन 7,000। तो अब एंट्री लेवल कार फॉर्च्यूनर है, तो एंट्री लेवल से लेके वो फॉर्च्यूनर आपको लेनी ही लेनी। तो नई पुरानी जो भी फॉर्च्यूनर हो, वो बिना, अगर आप फॉर्च्यूनर पे नहीं चल रहे हैं तो फिर आप यू हैव नॉट अराइव्ड। अब इतने तामझाम के बाद इनके पास, इन्होंने इनसे अगर पूछिए कि भाई ये अंग्रेजी, तो मैं नहीं, अंग्रेजी कोई नहीं है। हरशंकर परसाई पूछ लीजिए या श्रीलाल शुक्ल पूछ लीजिए या प्रेमचंद पूछ लीजिए, प्रेमचंद कोई होंगे, कौन प्रेमचंद, वो जो पान लगाता है, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। तो ये लोग हैं, ये आके यहाँ
दे आर हियर। अब उनका जो नीचे जो उनका जो उनको सस्टेन करता है, जो बंदूक लेके चल रहा है, जो भैया जी कर रहा है, जो भैया जी का वो कर रहा है, इधर लाओ वो लाओ, जो जिनका अब जो अगर उस पे भी अब कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपना मोबाइल खुद नहीं लेके चलते हैं, वो एक दूसरा आदमी लेके चलता है। तो दूसरा आदमी वो कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी वो फोन उठाएगा, हाँ देखते हैं भैया जी, तो भैया जी फिर उनसे बात करेंगे, तो फिर भैया वो एक पूरा वो है। तो इन लोगों ने लखनऊ का कर दिया है सत्यानाश। सत्यानाश मतलब सत्यानाश, क्योंकि वो जो वहां हो रहा है लखनऊ में, आप मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि लखनऊ में जिस जगह मैं रहता हूं वहां पे एक समिट एक जगह है, रात में चले जाइए, जो लाउड म्यूजिक और जो हुक्का बार और क्या क्या वहां हो रहा है उसको अब क्या बताऊं। तो इसको काफी कुछ जो हमारा वो जो पावर सेंटर है, और वहां हर दूसरे तीसरे दिन कोई गोली चलाता है, और वो जो गोली चलाने वाला है या जो किसी गाड़ी तेज चलाने वाला, वो किसी ना किसी पावर सेंटर का लड़का लड़की कुछ है। तो वो जो आपने उस दिन रिफ्लेक्शन देखा, उसका मुझे ऐसा लगता है कि उसका उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है क्राइम का, वो ठीक है। और ये आपकी बात से मैं बिल्कुल मानता हूं कि दिल्ली में शायद ज्यादा इसलिए भी दिखता है कि दिल्ली में सारे वो रिपोर्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ नेताओं का एक बहुत बड़ा काम, मतलब किसी भी नेता से ले लीजिए, बड़ा काम एफआईआर दर्ज कराना है। साल में मेरे पास भी 4-6 लोग इसलिए आते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। एफआईआर दर्ज करवाना इटसेल्फ इज अ बिग जॉब। तो वो नेचुरली वो आपका कम ज्यादा उससे रहेगा। तो कोई भयमुक्त प्रदेश नहीं है। अब उसको कितना कंटेन कर पाए हैं, कितना नहीं कंटेन कर पाए हैं, क्योंकि अब आप किसी और दिन इस पे बात करिएगा। अब ठेके में जो ठेका दे रहा है वो घूस नहीं ले रहा है, वो पार्टनर है, अब वो शेयर लेता है। तो इट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट, वो सारी चीजों का मिला जुला इफेक्ट है। जो उस दिन हमने देखा कि एक लड़का, मतलब वो चले जा रहे हैं, उनको लोग उसी में तंग कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर मुझे इसमें आनंद आता है कि देखो मुसलमानों को मैंने तंग किया तो मुझे कितनी खुशी हुई, तो मैं कोई और तंग हो रहा है, तो ये वो मेंटेलिटी को हम धीरे धीरे सेट इन कर रहे हैं कि अगर उसको मैंने पानी डाल के उस लड़की को तंग कर रहे हैं, उससे वो दुखी हो रही है, उसको कष्ट हो रहा है, तो मुझे इससे खुशी मिल रही है। तो वही मेंटेलिटी है। इट इज नथिंग टू से। जी आनंद, अब लास्ट प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा जल्दी से मैं ये प्रश्न बोलता हूँ। ये घटना आपने देखी होगी अभी 2-3 दिन पहले के ताजमहल पर जाकर कुछ लड़कों ने गंगा जल छिड़का था, और उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने क्लेम किया कि ये लड़के हमारे मेंबर्स थे और ये गंगा जल लेके गए थे, क्योंकि ये ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था, तेजो महाले। अब ये तेजो महाले की कहानी बहुत पुरानी है और ये सबने रिजेक्ट भी की हुई है, लेकिन फिर भी ये सडनली ये वहां पे शुरू हो गया। और हिंदू महासभा तो एक तरह से मतलब आरएसएस से जुड़ी नहीं तो साथ में काम किया है। आरएसएस हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर, हेगड़ेवार और सावरकर के दिनों से इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। तो ये वहां पे ये हिंदू महासभा के लोग कैसे ये शुरू हो गए, मतलब मेरे को इसका आइडिया नहीं है कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, बट ये स्टेटमेंट्स प्रेस में आ रहे हैं आजकल। आनंद नहीं, मैं एक मिनट में एक स्टेटमेंट दे दूं, और अगर आप कभी आगे उस पर प्रोग्राम करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। हिंदू महासभा और आरएसएस कॉम्पिटिटर रहे हैं एक दूसरे के। ये हरदम ध्यान रखिएगा। जैसे अभी जब राम न्यास से, मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं। हिंदू महासभा जो गोरखनाथ टेम्पल है वो हिंदू महासभा का एक बड़ा स्थान था। वो जो बाबा महंत दिग्विजय नाथ जी थे वो एक बड़े उसके स्तंभ थे। हिंदू महासभा जो शुरू हुई, मतलब मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि जैसे राम जन्मभूमि न्यास हुआ तो उसमें आरएसएस का वर्चस्व है, उसमें हिंदू महासभा का वो नहीं है, जबकि उस मूवमेंट में हिंदू महासभा का इंपॉर्टेंट रोल था। अब बात जहां तक ताजमहल की रही, देखिए ये हर आदमी को लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो शायद, जैसे राहुल गांधी को गाली देने से उनको लगता है कि मुझे शायद मंत्री पद मिल जाए या मुझे टिकट मिल जाए, तो यहाँ पे भी लगता है कि मैं इस तरह की अगर हरकत कर रहा हूं तो मैं कम से कम कुछ पार्षद का टिकट, लोकल थाने में मेरी आना जाना हो जाएगा, फिर आई हैव समथिंग टू अ फेदर इन माय कैप ना। जब मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं अजय, तो मैं कहता हूं भाई आईआईटी के पढ़े हुए,
तो हमारे लिए आईआईटी वाज अ सिंबल ऑफ समथिंग, अचीवमेंट। जैसे जीवन में आपने क्या भाई, हर एक का एक जीवन में कुछ एक होता है कि मेरा ये अचीवमेंट है, दो अचीवमेंट 100 नहीं हो सकते, लेकिन आपको जो लगता है। तो इनके जीवन का अचीवमेंट यह है कि मैंने ताजमहल में जाके ये काम कर दिया था, एक स्टिकर भी चिपका दिया था। तो अब इससे वो जो थानेदार है वो भी जरा पीछे बैकफुट पे रहेगा, नेताजी आगे रहेगा, आओ 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 इनको देखिए यही जाके वहां ये काम किए थे। तो वो नेम टू फेम है। और क्योंकि अगर हमारे समाज में और बीजेपी एज अ पार्टी अगर इस तरह के लोगों को प्रमोट करती है तो ये कोई रुकेगा नहीं, ये तो और ज्यादा होगा ही होगा। उसी आगरा में, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, उसी आगरा के बगल में मथुरा में, आगरा में एक व्यक्ति ने हिंदू मंदिर में हिंदू पुजारी के से पूछ के, वो खुदाई खिदमतगार के चलाते हैं, उनसे पूछ के नमाज अता कर ली थी, नमाज पढ़ ली थी। उस पर बवाल हो गया था, उनको बंद करना, ये करना, मुकदमेबाजी सब हो गया था। तो मतलब एक तरफ हिंदू धर्म का वो एक था कि जहां पे वो हिंदू धर्म का एक पुजारी कह रहा है कि भाई हमारा नमाज पढ़ लो, अगर टाइम हो गया तो यहीं पढ़ लो, क्या दिक्कत है। और एक तरफ ये है जो जाके वहां जल चढ़ा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो, तो ये मेरे ख्याल में बीजेपी की जो 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 पॉलिटिक्स कर रहा है उसका मैनिफेस्टेशन है अलग अलग तरह से। अजय जी आनंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा बस कहना यही है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम सबको एक सीख लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ऐसी चीजें हिंदुस्तान में नहीं हो पाएंगी, तो हम सबके लिए खतरा तो बना ही हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, फिर मिलेंगे अगले। अजय जस्ट टू मेक दोस थिंग्स, वो आप अजीब सी स्थिति में हैं आज। आप शेख हसीना को यहाँ असाइलम नहीं दे सकते हैं क्योंकि पूरा देश आपके अगेंस्ट हो जाएगा। एक देश की आवाम ने किन्हीं भी कारणों से, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उनको वहां से अपदस्थ किया, उनको हटाया है। वो आर्मी से ज्यादा वहां का लोकल जो मूवमेंट चल रहा था उससे हटे हैं। वो मूवमेंट सही था गलत था, वो वी आर इन नो पोजीशन टू पास अ जजमेंट ऑन दैट। लेकिन आज अगर आप शेख हसीना के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो पूरा एक देश आपके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। तो ये इस पे जो लोग जल्दी जल्दी निर्णय दे रहे हैं ना, और जो एक आईटी सेल चालू हो गया है, उसको थोड़ा मेरे ख्याल में इस पे सब्र करना चाहिए और धैर्य करना चाहिए। डोंट रश ऑन दिस, दीज आर सेंसिटिव मैटर्स। ये अजय। जी आनंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू अजय।